जेपी नड्डा के आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त पहुंचे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और आपको बता दें कि जैसा जानकारी आपको दी गई है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और जाहिर तौर पर इसी को लेकर चर्चा की जा रही होगी कि आखिर जो मंत्री शपथ लेंगे आगे चलकर उनको कौन कौन सी जिम्मेदारी देनी है। और इसके अलावा राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा संभव है। आज ही जयपुर से राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। आगमन जब उनका दिल्ली में हुआ तो सीधा जोधपुर हाउस पहुंचे और जोधपुर हाउस के बाद फिलहाल जो जानकारी और खबर और तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये मुलाकात बेहद जरूरी है। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता जो दिल्ली के घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो लखवीर, बिल्कुल अभी दोनों की 1-to-1 मीटिंग हो रही है। कोई और भी बीजेपी के नेता हैं इन दोनों के अलावा? जी देखिए रविंद्र, करीब 20 मिनट का समय हो गया है जब भजनलाल शर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी करीब 5 से 7 मिनट पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव जेपी नड्डा के आवास से निकले हैं। तो अब साफ तौर पर जेपी नड्डा से 1-to-1 मुलाकात भजनलाल शर्मा की शुरू हो चुकी है और इस मुलाकात के मायने कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल 3:15 बजे का समय मुकर्रर हुआ है जब राजभवन में मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण करवाया जाएगा। लेकिन कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्री परिषद में शामिल होंगे वो इसी बैठक के बाद तय होंगे, क्योंकि अभी तक किसी भी विधायक के पास फोन नहीं गए हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं ये भी फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अचानक से दिल्ली आने के पीछे का कारण भी यही था कि वो अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही फाइनल सूची सामने आएगी कि आखिरकार कितने मंत्री बनाए जा रहे हैं और कौन कौन से चेहरे मंत्री परिषद में शामिल करवाए जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है सभी वर्गों को साधा जाए, सभी तबकों को, क्षेत्रों को साधा जाए और तमाम सियासी समीकरणों के साधते हुए मंत्री परिषद का ऐलान राजस्थान में किया जाए। इसीलिए लगातार मंथन का दौर जारी है। लंबा मंत्रणा करने के पीछे की कारण भी यही रहा कि किसी प्रकार की कोई चूक न हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाए, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव भी सामने है। ऐसे में तमाम सियासी समीकरणों को साधने का प्रयास तो है ही, इसके साथ ही पिछले 5 साल जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो जिन मुद्दों के और विफलताओं के आधार पर हमला बोला विपक्ष में रहते हुए सूबे की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, उन पर काम करने का मौका है, उन तमाम विषयों पर परफॉर्म करने की बारी है। तो स्वाभाविक तौर पर पोर्टफोलियो का जो डिवाइडेशन होगा, जो विभागों का बंटवारा किया जाएगा, वो भी इसी आधार पर किया जाएगा कि आखिरकार किस नेता को कौन सा विभाग सौंपा जाए। क्योंकि युवाओं को शामिल करवाने की बात सामने आ रही है कि युवा विधायकों को मौका दिया जाएगा, लेकिन अनुभव का भी मिश्रण देखने को मिलेगा। तो युवा और अनुभव का एक संतुलन बैठाने का प्रयास साफ तौर पर इस मंत्रिपरिषद में देखने को मिलेगा। हालांकि पहली बार विधायक चुनकर आए चेहरे भी मंत्रिपरिषद में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्री बनने जा रहे हैं ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन अब ज्यादा समय नहीं है। कुछ घंटों के बाद ही तमाम विधायकों के पास फोन जाना शुरू हो जाएंगे और तमाम जो विधायक हैं वो कल हमें मंत्री की शपथ लेते भी नजर आएंगे। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी थी तो नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने 5 साल भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम किया, पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, पूरे क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि दोनों ही नेताओं का एक बड़ा प्रभुत्व है। ऐसे में इन दोनों नेताओं के जरिए उनके समर्थित वोट बैंक को, उनकी जातियों को साधने का प्रयास पार्टी करना चाहती है। इसलिए इन दोनों नेताओं को भी मंत्री परिषद में शामिल करवाया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी है और इसीलिए शायद आप कुछ कह रहे हैं रविंद्र? जी नहीं, आप बोलिए। हाँ, इसीलिए लगातार मंथन का जो दौर है रविंद्र वो जारी है, क्योंकि इन दोनों नेताओं के पोटेंशियल को कहीं ना कहीं पार्टी उसका फायदा उठाना चाहती है। इन दोनों नेताओं के संगठनात्मक कौशल का, इन दोनों नेताओं के अनुभव का पार्टी फायदा लेना चाहती है। इसलिए हो सकता है कि ये दोनों चेहरे मंत्री परिषद में शामिल करवाए जाएं। हालांकि
इन दोनों नेताओं के लोकसभा चुनाव लड़वाने की खबरें भी हैं कि इन दोनों नेताओं को लोकसभा का चुनाव लड़वाया भी जा सकता है। ऐसे में तमाम तरीके के समीकरणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम बैलेंस बैठाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल सरकार के सामने होगी। ऐसे में ऐसे मंत्री बनाए जाएं जो प्रभावी तौर पर काम करें, पार्टी के विचार को भी राजस्थान में मजबूत करें, और जिन जिन मंत्रियों को जो विभाग का जिम्मा सौंपा जाए तो वो परफॉर्मर साबित हों, इस लिहाज से लगातार मंथन किया जा रहा है। और एक मंथन का बड़ा विषय यह भी है कि आखिरकार पहला जो मंत्रिमंडल विस्तार हो, क्या उसी में तमाम पोर्टफोलियो को बंटवारा कर दिया जाए, क्या उसी में तमाम मंत्री बना दिए जाएं, या फिर जंबो मंत्री परिषद का ऐलान न करते हुए पहली बार थोड़ा छोटा मंत्री परिषद बनाया जाए, करीब 1.5 दर्जन मंत्री ही बनाए जाए। इस बात पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद भी विस्तार का मन बना रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद अन्य मंत्री बनाए जाए, ताकि जिन लोगों को अब फिलहाल मंत्री नहीं बनाया जाएगा वो परफॉर्म करें, वो पार्टी के लिए काम करें, लोकसभा चुनाव में अच्छा रिजल्ट लेकर आए, ताकि बाद में उन्हें सौंपा जाए, क्योंकि पार्टी किसी कंट्रोवर्सी में पड़ना फिलहाल नहीं चाहेगी। इसीलिए अभी तक भी मंत्रिपरिषद का ऐलान नहीं करने के पीछे कारण यही है कि तमाम समीकरणों को साधना, तमाम तरीके की एक्सरसाइज और होमवर्क करना, और सभी वर्गों, तबकों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व इस मंत्रिपरिषद में देना, ताकि तमाम लोगों को एक मैसेज दिया जाए राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले, और इस बात की स्क्रूटनी करना भी, इस बात पर वर्क करना भी कि किस व्यक्ति को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। इस बात पर ज्यादा फोकस कर रहा है आलाकमान। इस बात पर भजनलाल शर्मा का भी उद्देश्य है कि ऐसा कौन सा विधायक हो जो कोई विभाग विशेष पर अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि कई अनुभवी विधायक जीत कर आए हैं, सांसद रहे विधायक, केंद्रीय मंत्री रहे नेता भी इस बार विधायक का चुनाव लड़े हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर मंत्री परिषद में ऐसे चेहरों को भी शामिल करवाया जा सकता है, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में देखा। इसीलिए जो समय लगा है रविंद्र, लंबा समय जो लगा मंत्री परिषद के ऐलान में और शपथ ग्रहण में, उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि तमाम समीकरणों को साधा जाए और एक बैलेंस के आधार पर मंत्री परिषद राजस्थान में देखने को मिले। बिल्कुल, और आपने महत्वपूर्ण बात यह बताई कि अभी तक जो जानकारी मिल रही है, किसी भी विधायक को फोन नहीं पहुंचा है कि कल आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। यह अपने आप में एक ऐसी स्थिति है जिसको देखकर यह समझा जाए कि कोई जयपुर में अगर विधायक है, या जो कोई अगर बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, या उधर जैसलमेर में दूर कहीं बैठा हुआ है, उसको ये लग रहा होगा कि फोन आएगा अगर उसके पास तो कैसे पहुंचेगा। हालांकि वो हर हालत में पहुंचेगा जरूर। जी बिल्कुल, देखिए अभी सुबह से पहले किसी प्रकार के फोन जाएंगे इस प्रकार की संभावना नजर भी नहीं आती है, क्योंकि अभी भजनलाल शर्मा जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और दिल्ली दौरे के दौरान उनकी मुलाकात अमित शाह से भी हो सकती है। ऐसे में इन दोनों नेताओं से जब मुलाकात हो जाएगी और एक फाइनल मुहर लग जाएगी मंत्रिपरिषद की सूची पर, उसके बाद ही फोन जाना शुरू होंगे, क्योंकि भजनलाल शर्मा जब दिल्ली से रवाना होंगे कल जयपुर के लिए, उसके बाद ही तमाम विधायकों को फोन किए जाएंगे कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। हालांकि अधिकांश जो विधायक हैं जो कि मंत्री बन सकते हैं, जो मानकर चल रहे हैं कि हम मंत्री बन सकते हैं, और जो लॉबिंग में भी जुटे हैं, ऐसे तमाम विधायक जो हैं वो जयपुर में ही डटे हुए हैं। ऐसे में साफ तौर पर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। हालांकि जिस विधायक को मंत्री बनाया जाना है उसको तय समय से पहले फोन जाना शुरू हो जाएंगे, इस बात को टाला नहीं जा सकता। लेकिन आज रात किसी प्रकार के फोन जाएंगे इस प्रकार की संभावना नहीं है। कल सुबह करीब 9-10 बजे के आसपास मोटा मोटा स्पष्ट भी हो जाएगा कि आखिरकार कौन कौन मंत्री परिषद में शामिल होने जा रहा है, चेहरे कौन कौन होंगे, किसकी लॉटरी लगने वाली है, ये कल सुबह तक स्पष्ट हो जाएगा। और इसीलिए आज अभी रात को जेपी नड्डा और भजनलाल शर्मा की मुलाकात भी इसी बाबत हो रही है। नजर बनाकर रखें आप, आगे भी आपसे जानकारी अपडेट लेंगे।